बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बिलाखिर 3 साल बाद वफाकी काबीना ने नई मरदमशुमारी की तस्दीक कर दी है और रिपोर्ट मंजूर हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये रिपोर्ट जो मंजूर की गई ये MQM के इख्तलाफी नोट के साथ मंजूर की गई है। MQM ये समझती है कि मरदमशुमारी जो कराची में हुई उस पर उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची में मरदमशुमारी दोबारा से होनी चाहिए। वफाकी काबीना ये समझती है कि यह मरदमशुमारी हर 10 साल बाद नहीं बल्कि 3 साल बाद होनी चाहिए। मगर सवाल यह है कि आखिर मरदमशुमारी पर वफाकी हुकूमत इत्तफाक राय क्यों नहीं पैदा कर सकी। दूसरी जानिब MQM जो वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी है, वो अपना सियासी मूव जो है वो किस तरीके से कामयाब बना पाएगी। कराची को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची में जो एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। कराची में अभी तक जो रफ़ाही काम होने थे या जो ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लानी थी उस पर भी अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका या कुछ जगहों पर काम जारी नहीं हो सका। तो MQM पाकिस्तान इस बारे में आइंदा की हिकमत अमली क्या रखती है, इस बारे में बात करने के लिए MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले MQM के वफ्द की हुई, फिर बाद में वफाकी काबीना में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुआवने खुसूसी की सीट पर बातचीत हुई। तो आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के इक़दामात को लेकर किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार है और किस हद तक मुतमईन है? देखिए भाई, पहली बात तो यह है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और साथ ही साथ ये जो इत्तेहाद है आपके सामने है, पहले दिन से है। मैंने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया उसमें, अपनी पार्टी को हुकूमत के साथ मिलाने में। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब इवन इलेक्शन से पहले भी गए कराची में और कराची वालों को बहुत सी आस उम्मीद दिलाकर आए कि आपके साथ खसूसी बर्ताव किया जाएगा, अगर मैं वजीर आज़म बन गया तो फिर सर्कुलर ट्रेन का मामला भी हल होगा, जो बसें नहीं आ सकी वो बसों का मामला भी हल होगा, और भी जो जो मसाइल हैं कराची के उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेकिन वो बात 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी तकरीबन वहीं की वहीं है। कुछ थोड़ी सी फंडिंग दी गई, वो बराए नाम सी है। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उस पर अपनी जगह कायम है। गाहे बगाहे जहां भी हमें मौका मिलता है हम ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि सदर मुमलिकत को भी कहते हैं, गवर्नर सिंध को भी कहते हैं, जो वफाकी वुज़रा हैं कराची से। क्योंकि देखिए, लास्ट इलेक्शन में इमरान खान साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि कराची वालों ने बहुत ज्यादा साथ दिया उनका, और कराची वालों की यही एक्सपेक्टेशन थी कि जब 14 वहां से MNAs होंगे तो डेफिनेटली कराची का कुछ किया जाएगा, जो कतई तौर पर कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात जो आपने मरदमशुमारी वाली की, यस, ये जब मरदमशुमारी जिस वक्त में इवन हो रही थी, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन जमा करवाई, दूसरी अपना सिंध हाई कोर्ट में भी पिटीशन जमा करवाई, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो हम ना सिर्फ हुकूमत के सामने लाए बल्कि वो इदारे जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के सामने लाए। और उसी मरदमशुमारी के साथ साथ हमारा एक और तहफ़्फ़ुज़ था एक बात पर कि जो हल्काबंदियां की गई हैं, वो भी मियां तीक साहब, जब आप समझते हैं कराची के मसाइल हल नहीं हुए, कराची पैकेज पे अमल नहीं हुआ, मरदमशुमारी पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, तो फिर क्या MQM की वैल्यू ख़त्म हो गई है? क्या MQM जो है वो खुद नहीं चाहती, या फिर आप क्यों हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं जब आपको पता है कि आप हुकूमत का हिस्सा इसलिए बने कि कराची के मसाइल हल करा सके, मरदमशुमारी का मसला हल करा सके? कुछ भी नहीं आप करा सके तो फिर क्या लेने बैठे हुए हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपका ये सवाल 100% वजह है। हम वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, उस वाली पोजीशन में हैं कि देखिए, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है भी नहीं है। अगर हम हुकूमत से बाहर आते हैं, फर्ज करें, चलें हुकूमत उस पर हिलती है, गिरती है, नहीं होती है, ठहरती है, आगे चलती है, कुछ भी है, लेकिन हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ और दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? लेकिन आज भी हुकूमत से बाहर हम तब आएंगे, और उस दिन आएंगे, ओपनली मैं कह रहा हूं, जिस दिन हमें यह उम्मीद होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब टोटली हमारे बात से इनकारी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कतई भी जो वादे कराची वालों से कर आए, वो भी जो पहले दिन से MQM से कर रहे हैं, उन पर भी आज भी कायम है।
आप देखिए अभी 3 रोज कबल जब हमारा स्पेशल वफ्द मिला, जिसमें अमीनुल हक भाई भी थे, खालिद मकबूल भाई भी थे, कुंवर नवीद जमील उनमें शामिल थे, तो उसमें जब मुझे बता दें सर, ये बता दें और कितना टाइम, आप कितने टाइम का इंतजार कर रहे हैं? 4 साल 9 माह, 4 साल 6 माह, कितनी देर करेंगे? 2.5 साल तो गुजर गए हैं अभी तक, आपको और कितना करेंगे? ऐसा नहीं है, हमें देखिए इस दफा भी कहा गया कि जी वो पहले, चूंकि पिछले 2-1.5 साल तक तो कुछ फाइनेंस का क्रंच था बहुत ज्यादा, उसके बाद 1 साल तो और हो गया ना, 1 साल में तो बच्चा बड़ा हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। आज का दौर ऐसा है, बच्चा जो है वो स्मार्टफोन से खेलने भी लग जाता है 1 साल में, वो तो बात वहां पर है। लेकिन अब चूंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पैसे उन्होंने, और इस दफा बड़ी पुरजोर किस्म की यकीन दहानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराई है। बाद में मेरी मुलाकात अपने तमाम कायदीन से हुई थी, वो बहुत पुरुमीद है कि इंशाल्लाह अगले, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये भी कहा है कि जो इनकार है उसकी तशरीह क्या है? 2.5 साल में जो वादे किए गए थे वो अगले भी 2.5 साल करते रहे, तो इनकार तो है नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ये भी ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन इस दफा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में वो कराची का दौरा भी करेंगे, पैसे भी रिलीज किए जाएंगे और मजीद हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो हम बहुत होपफुल हैं कि जनवरी के स्टार्ट में ही पैसे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो अपना सेनेट का इलेक्शन है उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री किया हमारे साथ कि वो पीटीआई और एमक्यूएम मिलकर सेनेट का इलेक्शन जो है वो कराची से लड़ेगी। मियां साहब ये कहिएगा कि कितनी सीटें सेनेट इलेक्शन में मांगी गई हैं आपकी जानिब से? नहीं जनाब, ये अभी कहने की सूरत हाल नहीं है। उसकी वजह ये कोई 8 की 8 सीटें जो हैं वो तो जो जनरल की बात करें या ओवरऑल अगर 11 सीटें हैं तो सारी की सारी तो पीटीआई की है भी नहीं है या मिलनी भी नहीं है। उसमें से देखिए एक खास नंबर है, मोस्ट प्रोबेबली एमक्यूएम और पीटीआई अगर साथ होकर चलेंगे तो 3 से 4 सीटें वो डेफिनेटली हम ले सकेंगे। अदरवाइज शायद एक सीट से ज्यादा नहीं निकल सकती अगर वो हम अलग-अलग इलेक्शन लड़े। मियां तीक साहब ये अंदर की बात तो बता दें, आप बारगेनिंग की बेहतरीन पोजीशन में हैं, आपकी वजह से हुकूमत भी कायम है, खड़ी है अपने पाँव पे, और जब आप ऐसी पोजीशन में हो तो उसके बावजूद ना आप अपना कोई एक मुतालबा जो है मनवाने में कामयाब नहीं हो सके। अंदर की बात क्या है? कोई परेशानी है, कोई और चीज़ है, किसी और ने रोका हुआ है? नहीं, देखिए ये आप समझते हैं कि अंदर की परेशानी जो है शायद वो एमक्यूएम का अपना अंदर का टूट फूट है। आप देखिए कितने इससे बखरे किए गए, कितने जो है ना वो धड़े बनाए गए हैं। उसके बाद अभी भी आज भी एमक्यूएम कराची में कायम है, एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, और वोट बैंक हमारा इंशाल्लाह पहले से बेहतर होगा। लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं कि जब एमक्यूएम चल रही थी, उसको और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता था। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है जी कि हम समझ रहे हैं, लेकिन कतई तौर पर हमारा ये मकसद नहीं था कि हम हुकूमत को ब्लैकमेल करें। आप देख लीजिए इस टेन्योर में शुरू से लेके आज तक हमने किसी जगह, इवन यहां तक कि एक स्पेशल एडवाइजर का कहा गया था, एक एडवाइजर टू गवर्नर के लिए कहा गया था, और एक मिनिस्ट्री और देने का कहा गया था, वो पूरा नहीं हुआ। हमने उसके बावजूद भी किसी जगह के ऊपर कोई बार्गेन या कोई अपना प्रेशर दिखाने वाली बात नहीं की। मियां तीक साहब, आपको वफाकी हुकूमत ने भी बड़े दावे किए, वादे भी किए, तो इस तरह के कुछ दावे और वादों की तस्दीक जो है वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रही है। क्या वादे किए गए उनकी जानिब से? देखिए पीपल्स पार्टी ने तो ओपनली कहा था जी, आपको शायद स्टेटमेंट याद होगी, बिलावल जरदारी साहब ने कहा था कि आप हमारे साथ आए, मिल जाएं, और जो आपको 2 वजारतें फेडरल हुकूमत में मिली हैं 2 वजारतें हम दे देंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त में जो हमारी राब्ता कमेटी है उसका मौक़िफ़ ये है कि हम कतई तौर पर हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। हाँ, अपना मौक़िफ़ जो है वो हम अपना कायम रखेंगे और बार बार उनको उनके वादे याद दिलाते रहेंगे। हम पुरुमीद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची वालों के साथ, ये सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं है। देखिए आप इस बात को भी नोट कीजिए, जैसा मैंने कहा कि 14 MNAs उनके वहां से हैं, कितना बड़ा वोट बैंक कराची वालों ने उनको दिया। अगर वो काम नहीं करेंगे, कराची वालों का ख्याल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आने वाले इलेक्शन में उनको प्रॉब्लम्स होंगी वहां से। अच्छा मियां साहब ये बता दें कि कितने % चांस हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जा सकती?
सर अभी मुझे तो किसी जगह पर कोई ऐसी डिस्कशन होती नजर नहीं आ रही है। और एक बात मैं और वाजे कर दूं सर, ये एक साल पुरानी तकरीबन बात है जब बिलावल साहब ने ये कहा था। जी मुझे उसके बाद हमारे, चलिए ये बता दें MKM लंदन से कितने लोग आपके राब्तों में हैं जो वापस आपके पास आना चाहते हैं? सवाल ही नहीं है जी, बिल्कुल कोई कतई तौर पर MKM लंदन से राब्ते में नहीं है। आप ये देख लीजिए MKM लंदन उनके कोई अफराद जिस तरह वासिय जलील या दूसरे हैं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है जी। कोई अगर किसी का जाती तौर पर किसी के साथ ताल्लुक हो, रिलेशन हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं बड़ा वसूख से कह सकता हूं कि MKM कराची जो है, MKM पाकिस्तान जो है, वो कराची में जितने लोग बैठे हुए हैं या पंजाब में जितने हैं, मेरे समेत हम में से कोई भी लंदन वालों के राब्ते में कतई तौर पर नहीं है। मियां अतीक साहब, ये जो डेलीगेशन मिला था प्राइम मिनिस्टर से, तो उसमें ये बात बाद में खुल के सामने आई थी कि एक खास किस्म का NRO मांगा गया है MKM पाकिस्तान की जानिब से कि वो लोग जो जलावतनी गुजार रहे हैं उन्हें वापस आने की इजाजत दी जाए, जो उन पे केसेस थे वो खत्म किए जाएं, दफातर खोलने की बातें हुई। क्या ऐसी हुई कोई बात? देखिए, मैं वाजे कर दूं, मैंने खालिद भाई से बिल्कुल डिटेल से ये बात की। उन्होंने कहा कि इस बात को गलत रंग दिया गया और गलत ड्रैग किया गया। देखिए, हमारे ये पहले दिन से जब हमारा इल्हाक हुआ था, उस दिन जो बातें की गई थी उसमें हमने शुरू में ये कहा था कि MKM पाकिस्तान के जो लिजिटिमेट ऑफिसेज हैं, जिस तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि MKM पाकिस्तान ही वो जमात है जो आज कराची में MKM के नाम से चल रही है। अगर कोई दूसरी जमातें हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और गवर्नमेंट की सर्टिफाइड जमात नहीं है। अब उसके ऑफिसेज के लिए हमने कहा कि जी किसी भी गलतफहमी की बुनियाद पर आपने किसी ऑडिट करने के लिए अगर वो दफातर सील किए थे, तो आज वक्त है कि आप वो दफातर हमें वापस कीजिए। इसको आप कतई तौर पर NRO या डील की बात नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ हमने ये जरूर कहा, जो हम हर कोर्ट में भी जाकर कहते रहे हैं, हर इदारे के पास जाकर कहते रहे हैं, कि जो हमारे मिसिंग पर्संस हैं उनको जरूर बाजियाब कराया जाए, जिसमें से लास्ट ईयर बहुत सारे लोग बाजियाब हुए भी हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल हमारी आज नहीं है, पहले दिन से। मियां साहब, क्या ये आपकी सब यही डिमांड्स हैं या इसके अलावा भी कोई डिमांड्स हैं? क्या इसके अलावा कोई डिमांड्स हैं आपकी? जी बिल्कुल, मैं बताता हूं जो इसके अलावा, जैसे मैंने पहले कहा था, हर हमारी डिमांड वो अपनी जगह पर कायम है। जो PTI के इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने से पहले हमसे मानी, क्या डिमांड है? वजीर आजम बनने के बाद, जी हेलो, सॉरी आवाज कट रही है। मियां साहब, आप क्या समझते हैं कि कराची के अंदर मौजूदा जो गैस बहरान है, जिस पे काफी लोग परेशान हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, उसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत तो वफाकी हुकूमत पे मलबा डाल रही है। नहीं, देखिए, एक चीज आप समझिएगा कि ये जो गैस का बहरान है ये क्यों है। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट एक बात जानता हूं कि जब आप किसी भी इदारे में काम करते हुए किसी चीज का फैसला टाइमली ना लें, जो फैसला हुकूमत वक्त को, फेडरल गवर्नमेंट को, और कोई दूसरा वो नहीं है, उसके इदारे हैं वो, जो भी जिसको आपने डिप्यूट किया हुआ है, जिस बंदे के आपने जिम्मे लगाया हुआ है, जिन्होंने LNG का ऑर्डर करना था। अब अगर उन्होंने जुलाई में ऑर्डर करना था और उसकी सप्लाई जो है वो दिसंबर और जनवरी में आनी थी, वो उन्होंने टाइमली नहीं किया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये जैसा कि मुख्तलिफ चैनल्स पर ये प्रोग्राम चले हैं और मेरी नज़र से बहुत सारा ये चीज़, इसका मवाद गुजरा है, ये सरासर हुकूमत वक्त की उन अफसरान की गलती है, उनका ये नालायकी है, मैं ये कहूंगा, जो आज पूरी हुकूमत के जिम्मे पड़ी हुई है। और वो सिर्फ कराची के ही गैस का बहरान नहीं है, इस वक्त पूरे मुल्क में है। मैं आज सुबह की बात इस्लामाबाद में करता हूं। मैं इस्लामाबाद में अपने घर में बैठा हूं, आज सुबह मैं नाश्ता नहीं कर सका इसलिए कि गैस नहीं थी, और वो जो चाय उसमें बनाई जाती है अपना माइक्रोवेव ओवन में, मैं वो नहीं पी सकता, तो मैं इसीलिए बगैर कुछ खाए पिए नाश्ते के चला गया। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। अच्छा मियां साहब, ये बता दें, MKM बड़ा एक बेहतरीन किरदार अदा करती थी अवामी मसाइल के हवाले से, बड़ा शोर मचता था, लेकिन अब कुछ अरसे से, बल्कि ये 2.5 साल जब से अब हुकूमत में आए हैं, तो MKM वो MKM नहीं रही जो अवामी राब्तों में होती थी। अब लोग आपसे पूछते नहीं?
जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब आज की एमक्यूएम जो है वो ज़्यादा वावेला मचाने वाली और मुख्तलिफ किस्म के जो इल्ज़ामात लगते थे वो वाली एमक्यूएम नहीं है। आज की एमक्यूएम एक बर्दाश्त करने वाली, एक सब्र शुक्र से अपना वक्त गुजारने वाली, खामोशी से आगे बढ़ने वाली, वो वाली एमक्यूएम बन चुकी है। तो शायद यही वजह, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर कहूँगा हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान में जितने भी लीडरान हैं वो लोग हैं, वो गुर्बत उन्होंने देखी है, वो गरीबी के दर्द को समझते हैं, उन्होंने खुद गरीबी झेली है। इसलिए वो जब भी कहीं पर बात आती है और गरीब के मसाइल की बात आती है तो वो हर तरह से आगे खड़े होते हैं। और आज भी हम, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, अवामी मसाइल जो हैं, या प्रोविंशियल असेंबली हो, अवामी मसाइल जो हैं, हर तरह के, चाहे वो कराची के हों, सिंध के हों, पाकिस्तान के किसी कोने के हों, आम लोगों के हों, गरीब आदमियों को, उनको हम उठाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। आखिरी सवाल, आप सेनेट में भी मौजूद हैं, तो वफाकी हुकूमत सेनेट के जो इंतखाबात हैं ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है, रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का फैसला कर लिया। तो क्या समझते हैं कि यह तरीका कार किस हद तक मुअस्सर और शफाफ होगा और इससे सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रखी जा सकती है? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की उस बात से बहुत कंफ्यूजन फैला कि एक महीना पहले, और वो कौन सा महीना, वो फरवरी का महीना होगा। तो फरवरी के महीने में तो वैसे ही एज पर रूल सेनेट के इलेक्शन होने ही होने हैं, यानी कि 11 फरवरी से लेके 10 मार्च के दरमियान किसी दिन भी। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा, जो आपने कहा तरीकाकार को बदलने का, हाँ मैं भी इस चीज का हामी हूं कि तरीकाकार बेहतर बनाया जाए, बिकॉज मुतअद्दिद बार ये सेनेट के इलेक्शन में ये कहा गया कि बहुत से लोग पैसे के जोर पर सेनेट में आ जाते हैं, जो कतई तौर पर उसका नेमुल बदल होना चाहिए। मगर ये जो कहा जा रहा है शो ऑफ हैंड से, मैंने चूंकि एक इलेक्शन खुद लड़ा है सेनेट का और ज्यादा वोट लिए थे मैंने सिंध असेंबली में, मैं ये बात को अच्छे तरीके से समझता हूं। और दूसरा इलेक्शन एज अ सेनेटर मैंने देखा है बड़ा करीब से। मैं ये इतना तजर्बा हासिल करने के बाद ये कहता हूं कि कतई तौर पर शो ऑफ हैंड से कोई तरीका नहीं है जिससे आप हो सके। यस, शो ऑफ बैलेट से होगा। वजह यह है कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और इसमें प्रायोरिटीज रखी जाती हैं कि आपका प्रायोरिटी 1 क्या होगा, प्रायोरिटी 2 क्या, प्रायोरिटी किसको देंगे, वो काबिल अमल नहीं है। शो ऑफ बैलेट काबिल अमल हो सकता है, उससे किसी हद तक शफाफ बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मियां अतीक शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो सरगोदा में भी जलसे का इरादा रखती है, उसके हवाले से तैयारियां भी जारी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर अराकीन असेंबली में आपस में जुमलों का तबादला भी जारी रहा, तंजो मज़ा भी होता रहा। लेकिन हालिया सूरत हाल यह है कि बहुत से अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली ने हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है और कितने अराकीन ऐसे हैं जो हुकूमती शख्सियात से राबिते में हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, कितना बड़ा धचका लगने वाला है PMLN को आने वाले दिनों में और किस हद तक? देखिए, मेरे पास जो इतला है कि PML मुस्लिम लीग नून जो है, इसके 13 अरकान असेंबली 2 दिन पहले पंजाब हुकूमत की एक अहम शख्सियत से मुलाकात कर चुकी है। सूबाई असेंबली? जी बिल्कुल, सूबाई असेंबली। और ये मुलाकात लाहौर के एक बड़े फार्म हाउस पे हुई है और उस मुलाकात में पंजाब हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत जो थी वो मौजूद थी। बड़ी दबंग वजारत है उनके पास। और उस मुलाकात में इन 13 अरकान असेंबली जो हैं, इन्होंने कहा जी हम किसी सूरत में भी जब इस्तीफे स्पीकर को देने की बारी आएगी, हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे और खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाए। सही, ये बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने। तो उन्होंने ये भी कहा कि जी हम पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो इसलिए डाला जा रहा है कि हम पहले इस्तीफे दे दें क़यादत को, वो हमने क़यादत को दे दिए हैं, लेकिन असल जब मामला इस्तीफा देने का आएगा तो हम क़यादत के साथ खड़े नहीं होंगे। ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम ही नहीं, बहुत से अरकान असेंबली ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें अगली दफ़ा टिकट की यकीन दहानी कराई जाए तो हम भी अपनी क़यादत के खिलाफ खड़े होने के लिए। ये जो 13 अरकान सूबाई असेंबली है, इन्होंने सिर्फ टिकट की गारंटी पे साथ देने का वादा किया है या कुछ और भी शराइत? टिकट की गारंटी है। अच्छा, देखिए, फंड्स वो हैं जो ऑलरेडी उनको मिलेंगे, फंड्स उनको मिल भी रहे हैं और उनको मिलेंगे भी, तरक्याती फंड्स मिलेंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो पार्टी के कहने पे टिकट नहीं, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, असेंबली में जाके पेश नहीं होंगे, तो अगली दफ़ा उन्हें नशिस्त नहीं मिलेगी, अगली दफ़ा पार्टी टिकट नहीं देगी। तो सियासतदानों ने तो सियासत करनी है, तो उसके लिए क्या वजह है कि पहले जो मुलाकातें होती थी शोकॉज नोटिस की भरमार हो जाती थी, अब क्यों नहीं हो रही? मुझे एक बात तो बताएं, जो पहली मुलाकात जिनको शोकॉज नोटिस दिए किसी को फारग किया?
फारिग तो वो नहीं हुआ, वो इस्तीफे तो उन्होंने स्पीकर को इसीलिए होता है ना, फारिग नहीं ना हुए। उसके बाद वो सेनेटर जिनके मतलब शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, सब ने कहा था कि जनाब इन्होंने तो वोट ही उधर दे दिया है तो हम इनको भी फारिग करेंगे, वो आज तक सामने आए कुछ नहीं होता। पार्टी के अंदर जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो ये सिर्फ एक मजाक की हद तक की बात होती है या एक सियासी बयानात होते हैं कि जनाब इसको शोकस नोटिस दे दिया, शोकस नोटिस दे दिया, आगे कार्रवाई कोई नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन को भेजा पंजाब में जिनको शोकस नोटिस दिए थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर को या किसी को भेजी गई? किसी को नहीं भेजी गई, ना भेजी जाएगी। इसीलिए सियासी जमातों के अंदर एक बहुत बड़े ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो किसी वक्त भी प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं, और मुस्लिम लीग नून के लिए ये दूसरी बड़ी बुरी खबर है। पहले कुछ दिन पहले आपको पता, मैंने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें हुई हैं, अब भी जो मुलाकात हुई है वो बड़े तगड़े वजीर से, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धचका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की पॉलिसी इख्तियार कर ली है कि रवाबित अपने बरकरार रखे जाएं अपोजिशन जमातों के साथ भी। नाज़रीन, पीडीएम का मर्दान में जलसा, लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा और सेनेट इंतखाबात पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। विदास। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज पीडीएम का मर्दान में भी जलसा था और आने वाले दिनों में लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब है और उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दीगर रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। सेनेट के इंतखाबात भी हैं, मरदमशुमारी की भी मंजूरी हो चुकी है। तो इसी बारे में बात करने के लिए अपोजिशन का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। शहला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरदमशुमारी जो छठी हुई उसकी रिपोर्ट मंजूर कर ली विफाकी काबीना ने, लेकिन इख्तलाफी नोट लिखा एमक्यूएम पाकिस्तान ने। आप क्या समझती हैं कि मरदमशुमारी जो है वो क्या 3 साल बाद होनी चाहिए या 10 साल बाद होनी चाहिए? और हालिया मरदमशुमारी में एमक्यूएम पाकिस्तान के इख्तलाफी नोट को किस नजर से देखते हैं? देखिए, जहां तक इख्तलाफी नोट है तो ये उनका राइट है कि अगर वो किसी चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो उस पर लिखे, लेकिन क्या ड्यूरेशन पे लिखा है, किस पे लिखा है, ये मुझे नहीं मालूम। तनासुब पे लिखा है, तनासुब पे लिखा है कि तनासुब में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यकीनन होगा, क्योंकि ये हम सबका, जो कराची वाले हैं ख़ास तौर पर, उन सबको ये एतराज़ है। और हम देख रहे होते हैं कि रोज़ाना के तौर पर इनखला हो रहा है कराची में मुख्तलिफ सूबों से, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से, पंजाब से, केपी से, सभी जगह से, क्योंकि कराची में जो है वो मौसम भी मेहनत कशों के लिए बेहतर है और काम भी मिल जाता है। तो फिर जाहिर है कि उसके बाद उनकी फैमिली भी इधर शिफ्ट हो जाती है। जो यहाँ रह रहा है उसके शनाख्ती कार्ड को आप के हिसाब से आप उसका एड्रेस नोट कर रहे हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ की इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये बात जो है बहुत संजीदा बात है, और कराची का जो मसाइल हैं वो डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड हैं कराची की कम वसाइल और बढ़ती हुई आबादी। और कराची का हालात मैं नहीं समझती कि कोई ठीक कर सकता है, जितनी आबादी है उसके हिसाब से। शैला साहब, ये तो मुझे बताइएगा, चलें ये तो हो गया, चले आप सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। एक मुझे चीज़ तो बता दें, आप लोग इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, आपकी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है, सारा कुछ मौजूद है, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, सिंध में भी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? अपोजिशन पार्टीज या पीडीएम के तमाम जलसे कामयाब रहे और राय आमा हमवार हुई, जहाँ पर जहाँ रुकावटें लगाई गई और वर्कर्स नहीं पहुंच सके, आम आवाम निकली। अब दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है छोटे मुजाहरे रखे गए हैं। जो अब उसमें एक ऑप्शन जो है वो इस्तीफे का भी रखा गया है कि अगर हुकूमत जो है उस को ये समझ नहीं आया कि वो डिलीवर नहीं कर सकते और उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, तो इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल किया, उसको इस तरह ले लिया गया जैसे कि ओहो भाई फौरन इस्तीफे देने।
चलें चलें, ओके हो गया जी आपने जो कहा। क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में? बिल्कुल, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कि पीडीएम की सरबराही में इस्तीफे का ऑप्शन कब इस्तेमाल होता है। तो जो मुल्क का एक आईनी सिलसिला है उसमें तो हमें पार्टिसिपेट करना है। और इसका मतलब सेनेट में भी जाएंगे फिर तो आप? सेनेट इलेक्शन में भी जाएंगे? ये भी पीडीएम, ये भी पीडीएम की क़यादत डिसाइड करे। अगर पीडीएम के सरबराह ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है ज़िमनी इलेक्शन में ना जाए तो पीडीएम के फैसले को पीपल्स पार्टी कबूल करे। यानी वो आपने पीडीएम की क़यादत पे छोड़ा हुआ है। शैला रज़ा साहिबा, बात कर लेते हैं लाड़काना में जलसे के हवाले से जो 27 दिसंबर को हो रहा है बीबी की बरसी पर। आप भी कोविड पॉजिटिव रही हैं, सीएम सिंध भी कोविड पॉजिटिव रहे हैं। आपने कराची में जिस तरीके से लॉकडाउन किया या जिस तरीके से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है वो आपके इल्म में है। तो क्या सीएम सिंध का जो कल का बयान है कि ओपन एयर में कोरोना कम फैलता है इसलिए हम हिफाजती इकदाम करेंगे, वो किस हद तक सूदमंद होगा आवाम के लिए? सीएम सिंध का ये बयान जो है वो WHO जो है उसकी रोशनी में है, जिसमें ये बात की जाती है कि कवर्ड एरिया में जो है ये ज़्यादा फैलता है, इसीलिए आजकल असेंबलीज जो हैं उनके इजलास कम होते हैं क्योंकि कवर्ड एरिया है। और होते हैं तो मेंबर्स को जो है बाकायदा बताया जाता है कि अगर कंटिन्यूसली सेशन हो डेली बेसिस की बुनियाद पे कि आज इतने मेंबर्स आएंगे, आज इतने मेंबर्स नहीं आएंगे, तो कम से कम 2 चेयर का फासला रहे और मास्क का इस्तेमाल होगा, टेम्परेचर लिया जाता है। लेकिन अगर ओपन एयर है और आपने मास्क लगाया हुआ है और एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो काम हो सकता है। इसीलिए जो मॉल्स हैं जो जलसे हुए, पेशावर में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में, कोयटा में हुए और बाद में जो दीगर शहरों में हुए हैं, तो उसके बाद वहां पे जो एदाद-ओ-शुमार बताते हैं वो तो काफी इजाफा हुआ उसमें। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के मुहैया करदा एदाद-ओ-शुमार गलत है? ये गलत बात है। सबसे ज्यादा जो है एबटाबाद में है, वहां पे कोई जलसा नहीं हुआ है। और देखिए, अगर ये कहें कि जिस जगह जलसा हुआ था उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी इनकी बात गलत होगी क्योंकि लोग मुख्तलिफ एरिया से आते हैं और ये अब सबको मालूम है कि उनको किस तरह से SOPs पे अमल करना है। कराची में हालिया दिनों में कुछ अमवात हुई मुख्तलिफ लोगों के यहाँ, जिसमें कुछ रीज़न कोविड के नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने जनाजे पे भी मैंने देखा कि SOPs थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप अपने घर में हमारी तरफ से एक सिपारा पढ़ दीजिएगा, हम नहीं समझते कि घर में ज़्यादा लोग आए। और शादियाँ भी जो हो रही हैं तो उसमें भी लिमिटेड लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों का बुक कराया हुआ है और इस तरह से। तो मैं ये समझती हूँ कि KP में हुकूमत तो वो है जिसने टेस्ट करने छोड़ दिए थे और टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको कभी इसने मेंटेन नहीं किया। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक फौत की हुई और फौत की में कहा गया कि आप अपने घर में बैठ के एक सिपारा पाल लें। शादियों में भी यही हो रहा, आप कह रहे हैं कि कम लोग आ रहे हैं। जब आप समझते हैं कि शादियों में और फौतगी में कम लोग आ रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोरोना है या नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा होता कि आप जलसों में भी ये कर लें कि एक जलसा है, एक बरसी है, क़यादत को बुला लें, चंद लोगों को बुला लें और टीवी के जरिए उन तक मैसेज चला जाएगा। जिसने दुआ करनी है घर बैठ के दुआ कर लेगा, जिसने आपके साथ इजहार यकजहती करनी है वो भी इस तरीके से कर लेगा। की बात बता, मैं ये लोगों की बात बता रही थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भुट्टो साहब की जो बरसी हुई थी 4 अप्रैल को, वो हमने नहीं की थी और हमने कहा था कि लोग अपने तौर पर इसको करें। और लेकिन इस वक्त हम अगर आपसे ये बात कहें कि जो उस वक्त दिखाई नहीं गई थी, लेकिन एक अजदहाम था जो 4 अप्रैल को भी अपने तौर पर कोई जलसा ना होने के बावजूद, ऑफिशियली अनाउंस होने के बावजूद लोग वहाँ पहुँचे थे। लोग पहुँचते हैं और अभी भी अगर आप सिंध के देही इलाकों में देखें तो कोविड जो है वो बराए नाम है, क्योंकि वहाँ पे शहर से ज्यादा एहतियात हुई है। और कल मुझे पता चला कि लाड़काना में कोई भी इवेंट पे नहीं है और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो है ऐसी सूरत हाल नहीं है। कराची मैंने कहा कि
एक आवाम परवर इलाका है, यहाँ पे लोग निकलते हैं और जिस तरह के काम होते हैं फैक्ट्रियों से लेके सब जगह और यहाँ पे हम टेस्ट कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो लोग जो हैं उसमें आ रहा है। लेकिन शैला रज़ा साहब, जैसा कि आप कह रही हैं कि लोग आते हैं, लोग इस हुकूमत से भी घबराए हुए हैं, तंग आए हुए हैं, इसलिए लोग आते हैं, तो फिर क्या वजह है कि आपने इतने बड़े जलसे कर लिए, रैलियां कर ली, इस्तीफों के ऑप्शन की भी बात कर ली, लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दे दिया, इसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत मुतमईन दिखाई देती है? क्या ये सियासी मौत नहीं है, यह सियासी शिकस्त नहीं है, या फिर वफाकी हुकूमत ने चेहरे पर कुछ और रखा है? मैं पहले एक बात कर दूं, देखिए जहाँ पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है वहाँ के लोगों को ऑफिस जाने की इजाजत नहीं है, वहाँ के लोगों को इस तरह से इजाजत नहीं है और इस पे अमल हो रहा है। गलियों के आगे टेंट लगाया हुआ है या कंटेनर या कोई बड़ा टैंकर खड़ा करके बंद किया गया है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो अभी तो हमने जलसे ही किए हैं और कल वजीर आजम ने ये इतराफ कर लिया कि 2.5 साल में तो उन्हें कुछ पता नहीं चल सका और वो डिलीवर नहीं कर सके और उनको तजर्बा नहीं था और उनकी तैयारी भी नहीं थी और अपने लोगों को हिदायत की है। तो ये हमारी सबसे बड़ी फतह है, क्योंकि सुबह में वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया था कि माशी अशारी अच्छे हो रहे हैं और शाम को उन्होंने ये कर दिया। तो सब जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम कितनी ज्यादा बेरोजगार हो चुकी है। इनके IMF में देर से जाने और गलत माहिदों की वजह से इदारों से जो इन्होंने लोगों को एक सवाल जो हर जवाब जिसका जानना चाहते हैं, मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी PDM के कहने पर इस्तीफे देने में सीरियस है? क्या आप सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अच्छा जी, सबसे ज्यादा मैं आपको यह बात बता दूं कि सिंध असेंबली में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों के इस्तीफे जो हैं वो चेयरमैन बिलावल के पास जमा हो चुके हैं और NA से भी लोगों ने चेयरमैन बिलावल को दे दिए हैं। ये एक ऑप्शन है, जब PDM कहेगी तो चेयरमैन जो है उसको स्पीकर के पास जमा करा देंगे। हम सब इस्तीफा दे चुके हैं, ना सिर्फ दे चुके हैं, हर एक ने अपना इस्तीफा वायरल भी किया है। आपके इस्तीफों पर वजीर खारजा ये राय रखते हैं कि इस्तीफे देने के और हैं और दिखाने के और हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये कहिएगा, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो MQM पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने जी मैं दूसरे सवाल की वापस आता हूँ, आप बात कर लें। कागज पे लिखी हुई बेशक खारजा पॉलिसी चाहे कुछ और हो, और लेकिन आप एक फेल वजीर खारजा हैं, इसका ऐलान खुद आपकी जो है खातून भी कर चुकी हैं कि कश्मीर की पॉलिसी आपने डिबो दी। फिर आप अभी जो हैं UAE गए थे, वहां से भी नाकाम आए हैं और आपको अपने बयान वापस लेने पड़ते हैं। तो दूसरों को आप दिखाने के वजीर खारजा जरूर है, लेकिन आप कुछ डिलीवर नहीं। आपकी जानिब से खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाया जा रहा है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें देने पर आमादा है, इसमें कितनी सच्चाई है? MQM को जी देखिए, मैं अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे पता तो नहीं, लेकिन मुझे पार्टी की एक पॉलिसी जरूर मालूम है कि हमने हमेशा ये चाहा है कि अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हमारे साथ सिंध हुकूमत में जो मौजूद पार्टीज हैं उनसे हो। और अगर ख्वाजा इजहारुल हसन ये कह रहे हैं तो इसके पीछे उनको जिसने भी ऑफर की है यही एक जो है बात होगी। और पहले भी हमारे साथ जब हमारी पहली गवर्नमेंट आई है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की शहादत के बाद, तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी, लेकिन हमने एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के लिए इनको अपने साथ गवर्नमेंट में शामिल रखा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत के साथ चंद इत्तेहादी जमातें ऐसी हैं जिनके साथ आपके माजी में बड़े करीबी तल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग काफ के साथ बड़े करीबी तल्लुकात रहे हैं, MQM के साथ बड़े करीबी तल्लुकात रहे हैं। क्या वजूहात है कि इस दफ़ा आप इन दोनों इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं मिला सके? ये इनकी मर्जी है, हमारी तरफ से MQM के लिए भी ऑफर है और PMLQ तो मैं समझती हूँ कि जिस हद तक बेजार है, अभी परवेज इलाही साहब की कल का और परसों का जो बयान है वो सब देख रहे हैं। हालांकि वजीर आजम साहब ने अपने आप को इतना
मजबूर पाया है कि उनके घर जाके कहा है कि वो अपने आप को परवेज इलाही, लेकिन परवेज इलाही साहब के आपने देखा शिकवे खत्म नहीं हो रहे। नहीं शैला रजा साहिबा, जब आपको ये लगता है कि इत्तेहादी भी ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है और आपके नजदीक पीडीएम की तहरीक वफाकी हुकूमत को चलता कर देगी, तो फिर इत्तेहादी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? ये उनका अपना फैसला है, या ये कि मजबूर है, ये तारीख बताएगी कि वो क्या कर रहे हैं। तारीख बताएगी कि वो क्या कर रहे हैं। आपके नजदीक वफाकी हुकूमत इस वक्त तजब्जुब का शिकार है और वफाकी हुकूमत ये एतराफ़ कर चुकी है कि वो डिलीवर करने में नाकाम रही। बहुत शुक्रिया साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे पीडीएम में शामिल कौन कौन सी जमातें हैं जो इस तहरीक से अलग हो सकती हैं और आने वाले दिनों में ये मूवमेंट जो है वो कमजोर पड़ सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जो पार्टी से अलहदा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे और राना साहब से जानेंगे, राना साहब किन दो जमातों में इख्तलाफ है, किस वजह से है, पीडीएम के किस एक नुक्ते की वजह से है, और वो क्या उनकी मुलाकातें दीगर जानिब जारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो है, क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे की भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको आज एक बड़ी खबर दे दूं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान में बड़ी एकदम बहुत से लोग बोलना शुरू हो गए हैं और बहुत से अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे पास जो इतला यह है, वो मेरे पास इतला यह है कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों के अंदर एक बड़ी बगावत शुरू हो गई। नून लीग का तो आपको मैंने अक्सर बता दिया और कई जगहों पे साबित भी होना शुरू हो गया, चीज़ें भी निकलना शुरू हो गई। और मुस्लिम लीग नून के बाद अब मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात के अंदर जहाँ अहम तरीन रहनुमा बोल रहे हैं, वहाँ पर 4 ऐसे सेनेटर और अरकान असम्बली हैं जिन्होंने वाज़े तौर पर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की मुखालफत शुरू कर। राना साहब, क्या वजह है? दूसरी जानिब से एक आवाज़ ये भी आ रही है कि ये तो 6-7 साल से साइड लाइन थे, इन्होंने अभी मौका क्यों इख्तियार किया? देखिए, ये आ रही है, मुफ्ती फ़ायतुल्लाह साहब ने कल फरमाया ना 6-7 साल से ये साइड लाइन थे। तो 6-7 साल से जब ये साइड लाइन थे तो उस वक़्त उसके बाद जितने जलसे हुए इनको क्यों बुलाया गया? भाई 1 साल पहले की बात ले लेना, हाफिज़ हुसैन अहमद को क्या बनाया गया था? 1 साल पहले जनाब तर्जमान मुकर्रर किया गया था। उस एहतजाजी रैली में सबसे ज़्यादा मुतहरक ये होते थे। तो मुफ्ती फ़ायतुल्लाह साहब एक नेक सीरत आदमी हैं और बड़ी सच बोलते हैं, लेकिन कुछ सच वो ज़रा बेचारे अपनी जमात की वजह से बोल नहीं सकते। कल उन्होंने कह तो दिया हमारे ही प्रोग्राम में कि 6 साल से ये लोग बिल्कुल साइड पे थे, तो पिछले साल जो था उसको 1 साल को 6 साल से किस तरह ये उसके साथ मिला सकते हैं? ऐसा नहीं। साहब के बारे में ये बात की थी नहीं, शराजी साहब के बारे में लगा ले। शराजी साहब भी तो उस जलसे में जुलूस पे मौजूद थे, शराजी साहब भी उस रैली में मौजूद थे, शराजी साहब भी इनकी मजलिस आमला के इजलासों में या दीगर इजलासों में आते रहे। बात ये नहीं है, बात चले लगा ले 6 साल से मौजूद थे, बोलना शुरू हो गए ना। जब कोई बोलता है तो आवाज़ उस वक्त आती है, या सर जब नहीं बोलता तो आवाज़ नहीं आती। तो अब मौलाना साहब की अपनी जमात के अंदर से मैं जो आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, आने वाले वक्त में जब इस्तीफ़ों का मामला आएगा, देखें ये इस्तीफ़े जो अब मिल रहे हैं ना, ये जो जमा हो रहे हैं क़यादत के पास, ये इस्तीफ़े नहीं है, ये एक सियासी कार्रवाई है। इस्तीफ़ा तो वो होगा जिसको आगे आपने लेकर जाना है, असल तो वो इस्तीफ़ा है, सियासी कार्रवाई है। जैसे वज़ीर ख़ारजा ने आज कहा ही है ना, दिखाने के और हैं और देने के कुछ और हैं। तो इस वक्त जो हिकमत अमली पीडीएम की जानिब से अपनाई गई थी, क्या अपने ही लोग उस हिकमत अमली के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? अगर आप खिलाफ हो गए तो तहरीक किस तरह मजबूत होगी, एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, भारत के अंदरूनी मसाइल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत की। दिल्ली के अंदर किसानों का एहतजाज 26वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। किसानों के हौसले हैं कि पस्त होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि एहतजाज का दायरा कार इस हद तक वसी हो चुका है कि बैरूनी ममालिक में भी भारतीय काउंसलेट के बाहर भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ पर उनके साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। सिखों की बड़ी तादाद है और उनके साथ साथ कश्मीरियों की बड़ी तादाद है जो भारतीय किसानों के हक में बात कर रही है। अब अंदरूनी तौर पर मोदी हुकूमत इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि किसानों के इस एहतजाज को खत्म करने के लिए, सिखों के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए आरएसएस के जो गुंडे हैं उन्हें सिखों की शक्ल देकर इस एहतजाज में शामिल करवाया जा रहा है और वो लोगों को उकसा रहे हैं। राना साहब, आप ये सूरत हाल अगर देखें तो सूरत हाल से इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि आरएसएस के गुंडे जो है वो बाहर बैरूनी ताकतों से किस तरीके से लड़ते हैं और वहां पर इंतशार कैसे फैलाते हैं और अंदरूनी तौर पर किस तरीके से इंतशार फैलाते हैं। देखिए यासर, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। देखिए, हमने तो सामने ले आए वो वीडियो। ये बंदा जो है, इसका नाम श्रीनाथ है, ये लड़का जो है, और ये आरएसएस का बाकायदा मेंबर है।
और ये पकड़ा गया। ये सिख बना हुआ था, इसने पगड़ी रखी हुई थी 1 साल से, ये सिख बना हुआ तो 1 साल से नरेंद्र मोदी सिखों के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा था। और जब इस बड़ी साजिश पे जो चीज़ें हमें नजर आई हैं वो यह कि यह पकड़ा गया, जब पकड़ा गया इससे पंफलेट निकले, वो पंफलेट एक सिख बनाकर सिखों के खिलाफ पंफलेट तकसीम कर रहा था। जब उससे वो जो हमने वीडियो दिखाई है उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये RSS का गुंडा है। उसने नाम लिया कि मुझे भेजा गया है कि सिखों के अंदर आपस में ग्रुप बंदी कराओ, लड़ाई कराओ और इस धरने के खिलाफ बोलो। तो ये सारा मामला हुआ है। अब इससे जनरल साहब पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत साजिश करता है, पाकिस्तान के खिलाफ तो हर उस चीज पर ये मौजूद होता है जहां पे दहशतगर्दी हो, नफरत की बात हो। लेकिन अब भारत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ही सिखों के खिलाफ भी जाली सिख बनाकर RSS के गुंडों को ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या ये भारत टूटने की तरफ नहीं जा रहा? देखिए, भारत का टूट जाना एक उसका मुकद्दर है, क्योंकि जो सोसाइटी अपने इंसानों को, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस बात पे गैर इंसानी सलूक करती है उनके साथ कि उनकी जात निचली है, और ये 60 से 70% लोग हैं, सदियों से इनके साथ यही सलूक होता रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की आमद के बाद और अब गुज़श्ता 70 सालों से जब से ये भारत एक गैर फितरी रियासत के तौर पर उभर के आया है, उनको भी अपने हकूक़ का एहसास होना शुरू हुआ है। तो ये मुआशरा तो टूट का शिकार पहले ही से था, यही हाल उनकी फौज के अंदर है। अब ये कुछ जो सिखों के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, यही उन्होंने कश्मीर में करने की कोशिश की। लेकिन जब कमबख्ती आती है तो फिर कोई चाल भी आपकी सही नहीं पड़ती। अब जिस तरह ये सिख ये पकड़ा गया है, ये श्रीनाथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब इससे और बहुत सारे लोग यहाँ से भी निकलेंगे इस पे। और यही वो लोग हैं जो मोदी का चेहरा एक नहीं कई बार बेनकाब कर रहे हैं। मोदी ने जिस फिलॉसफी के तहत उसको लेके आया गया था कि भारत में एक वाहिद हिंदू रियासत दुनिया की होगी जो दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए बनी है, और उसके उनका जो ख्याल ये था कि उसमें पहले कश्मीरियों को ज़ेर करते हैं, मुसलमानों को हम तबाह करते हैं, अंदर उनको कमज़ोर करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की नौज़बिल्लाह कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वो जारी तो था अपने मंसूबे पर। लेकिन एक मंसूबा इंसान बनाता है, फिर एक मंसूबा कहीं और बनता है। और हम जो इस भारत को देख रहे हैं गुज़श्ता 60-70 साल से, और बड़ा क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ इसको, तो आहिस्ता आहिस्ता भारत अब उस स्टेज पे आ गया है कि अब चाहे मोदी साहब हो या कोई और हो, भारत अब 2 ही काम हो सकते हैं। या तो ये किसी को लेकर डूब जाए साथ ही अपने, या ये टूट का शिकार हो जाए। क्योंकि भारत का जो गला है ना, वो कश्मीरियों ने पकड़ के रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों ने 9 लाख कश्मीरी हैं, 80 लाख कश्मीरियों ने 9 लाख भारतीय फौज को तो वहां पे कैद कर रखे हुआ है, और वहां से वो निकलना उनके लिए मुश्किल है। निकलते हैं तब उनके लिए मुश्किल है, रहते हैं तब उनकी मुश्किल है। तो भारत को इकोनॉमी उसकी अपनी टैंक करके हुई है। सोसाइटी के जो तजादात हैं जिसको उन्होंने ढांपा हुआ, तो ऊपर से सेकुलरिज्म का सो कॉल्ड लिबादा देकर, अब वो लिबादा तो खत्म हो गया है। जो अंदर के तजादात है, डिसइंफो लैब ने जो इंकशाफात किए थे और जो भांडा फोड़ा था, मकरूह चेहरा दिखाया कि किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये तो उसी की सदाकत है। ये जो RSS का गुंडा पकड़ा इन्होंने और उसने खुद उसकी तस्दीक की, तो ये वही एक शक्ल है जो अंदरूनी तौर पे भी वही प्रोपेगेंडा है, बैरूनी तौर पे भी वही प्रोपेगेंडा है। तो आप क्या समझते हैं डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के बाद इनका इमेज किस तरीके से मुतासिर होगा? देखिए, दुनिया के पास अगर पाकिस्तान यही बात करता, शायद दुनिया इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे लेके छोड़ देती। ये तो किसी गैर मुल्की, जर्मनी की एक NGO थी जिन्होंने इसको ब्रेक किया है। अब दुनिया के लिए इसको इग्नोर करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। अब पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान किस तरीके से इसको पुश करता है, क्योंकि जो भारत को स्पॉन्सर कर रही है मगरबी दुनिया, जो सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसको बैक कर रही है, अब उनके लिए भी उनके मुआशरे में भी जब ये खबरें फैल रही हैं, उनके लिए भी ये नामुमकिन होता जा रहा है कि भारत को नजरअंदाज करें। जिस तरीके से वहाँ पे गैर इंसानी सलूक हो रहा है उनकी अपनी अक़लियतों के खिलाफ, खासतौर पर मुसलमानों के और सिखों के, और किस तरीके से उन्होंने खुद जो बांग्लादेश से लेके आए थे मुसलमान, असम में बैठे हुए, उनकी शरीयत मनसूख कर दी है, और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा इंसानों को उन्होंने बिल्कुल टोटली उनका आइडेंटिटी छीन ली है। अब ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता काम ये। ऐसे जनरल साहब, ये तो मामला सामने आ गए, पूरी दुनिया देख रही है। अल्लाह करे कि इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं, वो भारत के खिलाफ कुछ करें। आज तक हुआ तो नहीं ऐसा, इससे पहले भी बहुत से सबूत मिल चुके हैं। भारत एक ड्रामा करने जा रहा है जिसके हवाले से वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार हर सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं। भारत ये जो ड्रामा करने जा रहा है, इतला के मुताबिक इतला ये भी है कि ये जनवरी के पहले हफ्ते में ये ड्रामा हो सकता है। तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखा, कल भी चीफ आर्मी स्टाफ बर्फानी
पहाड़ों पर तशरीफ ले गए थे और अपने सोल्जर से मिल रहे थे। ये सोल्जर से मिलने से ज्यादा ये दुनिया को ये पैगाम देना था, खासतौर पर भारत को, कि हम तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे यकीन है, जो इतलात आ रही है, पाकिस्तान ना सिर्फ इससे बाखबर है, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, उन्होंने ट्वीट भी किए, और फिर वजीर खारजा ने यूएई में जाकर ये बात की है। ये बड़ी मीनिंगफुल है कि उन्होंने एक गैर मुल्क में जाकर वहां पर ये बात की है। तो इसके बारे में सबूत तो पाकिस्तान के पास हैं भी, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया भी है। और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं बार बार, अगर ये भारत ने ऐसी गलती की जिसका लगता है कि वो करेगा, इसके बाद फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो दुनिया के कंट्रोल में नहीं होंगे इसमें। और पाकिस्तान इसके, जिस तरह पहले भी कहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और इस दफा भी करेगा। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं हालिया धरने में जो मूवमेंट चली किसानों की, जिसने खालिस्तान का रंग और रूप धार लिया है, गोल्डन टेम्पल के वक्त उरूज था, फिर रफ्ता रफ्ता कमजोर पड़ती गई, तो अब हालिया दिनों में खालिस्तान की मूवमेंट को मजबूत करने में मोदी हुकूमत का कितना किरदार है? देखिए, यही तो खूबसूरती है सारे इस तरफ जो आरएसएस, जो बीजेपी और ये जो मोदी साहब हैं, ये मिलके पूरी कोशिश में मसरूफ है और इसको कामयाबी मिल रही है। इन्होंने जिस तरीके से एक किसानों की जो आम सी मूवमेंट थी, जो उनके मसाइल थे, उनको हल करने के बजाय इन्होंने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल किया जो इनके ज़हन में है, हर तरीके से जो फैसिस्ट रुझानात हैं इनके, तो उसमें अब जो किसान ज़्यादा तो पंजाब है इनका, या हरियाणा इस इलाके में उनके किसान हैं, वो सिख हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि चीज़ें कंबाइन कर गई एक दूसरे। अब ये मिल गए हैं और इनके साथ देखिए माइनॉरिटी जो मिलती जा रही है, क्योंकि इसी एहतजाज को वो मुल्कगीर पैमाने पर फैलाकर ये भारत की कमख्ती आई हुई है। और मोदी साहब का भारत तो टूटने जा रहा है और मेरा ख्याल है मोदी साहब को जल्दी है कि जल्दी काम हो जाए, इसलिए बार बार वो गलतियां नहीं, ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। जैसा क्या पाकिस्तान को अब मजीद ऐसी लॉबिंग करने की ज़रूरत है कि इंडिया को आलमी दुनिया से तनहा किया जा सके, इंडिया के सारे ये जो साथी हैं उसे बेनकाब मजीद किया जा सके? जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में पहली तकरीर की थी, उसके बाद लॉन्च होगा, अब जो दूसरी तकरीर है उसके बाद लॉन्च होगा। लेकिन अब तो पाकिस्तान के पास, मैं समझ एक अल्लाह ताला ने एक सुनहरी वो मौका दिया है पाकिस्तान को। एक तरफ से पाकिस्तान ने डोसियर्स पेश किए हैं जहाँ पे भारत की जो दहशतगर्दी के तमाम सबूत हैं, दूसरी तरफ ये इन्फोलेक की रिपोर्ट आ गई है। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, ये हमारे जो बाहर जितने भी हमारे मैसेज के लोग हैं, या हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, या जो हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी भाई हैं, उन सब को इस्तेमाल, उन सब को साथ मिलाकर पाकिस्तान को दुनिया के तमाम दारुल खिलाफ हुकूमतों में, अगर छोटा मुल्क है तब भी, अफ्रीकन है तब भी, हर मुल्क में पाकिस्तान को ये एक मुहिम के तौर पर चलाने की जरूरत है, इसको सस्टेन करने की जरूरत है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों से, वहाँ के थिंक टैंक से हमारे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको लेके जाएं, उससे बात करें, उनको बताएं कि क्या हो रहा है इस खत्ते में, क्योंकि अब सलामती का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, खत्ते की सलामती का मसला। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हालिया दिनों में ये जो आरएसएस की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसमें उसने एक खास लफ्ज का इस्तेमाल किया, हमें सिखाया जाता है कि लोगों को बताएं मोदी है तो भारत है, तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस का बतौर ऑपोजिशन जो किरदार है वो किस हद तक कमजोर है? देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है, मौरूसियत का शिकार होकर रह गई है, और कांग्रेस में वाइटैलिटी नहीं रही, उनमें कोई वो जान नहीं रही, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक ये पॉलिसी एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान की पॉलिसी का ताल्लुक, उसमें कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है, उसमें आप कभी नहीं देखे कांग्रेस उनके साथ खड़े होकर करेगी, उनके साथ कोई ऐसे बात करेगी उनसे। कांग्रेस की कमजोरी से मोदी साहब को बहुत फायदा हुआ है, और मोदी का फायदा होने का उसको ज्यादा ताकतवर समझता है अपने आप को, क्योंकि उसके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उसके पास। इस वजह से वो तमाम होने से मोदी को फायदा हुआ और मोदी के मजबूत होने से मुल्क को नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब इस हवाले से अपना वक्त लिए। नाज़रीन, आने वाले दिनों में खित्ते में अमन किस तरीके से बरकरार रह पाएगा, ये किसान मूवमेंट तहरीक जो है वो साबित कर पाएगी। तिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।